हेलो बच्चों, देखो अपन परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो परिसंचरण तंत्र के 3 घटक बताए गए थे आपको, रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय। तो इससे पहले परिसंचरण तंत्र के ऊपर 3 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें से 2 वीडियो आपके रक्त के बन चुके हैं और 1 रक्तवाहिनियों का बन चुका है। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हृदय की। ठीक है, तो आज का आप पॉइंट लगा लीजिए हृदय। और एक काम करना, वीडियो को पॉज करके पहले आप ये जो डायग्राम है इसको कंप्लीट करना और उसके बाद में अपनी इस डायग्राम को समझते हुए चलेंगे कि कहां पर कौन सी संरचना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो पहले और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब देखिए आगे अपन देखते हैं इसके अंदर। तो देखो, पहली बात यह है कि जो हृदय होता है वो हृदय पेशी से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? हृदय पेशी से निर्मित होता है। देखो, 3 प्रकार की पेशियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। एक तो कंकाल पेशी जो कंकाल तंत्र के साथ में लगी होती है, एक चिकनी पेशी जो शरीर के जो आंतरांग है जैसे आहार नली उसके अंदर पाई जाती है, और तीसरी जो पेशी होती है वो हृदय पेशी होती है जो हृदय के अंदर पाई जाती है। तो तीनों प्रकार की जो पेशियां, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी, उसमें से जो हृदय पेशी है उसके द्वारा हमारे हृदय का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जो हृदय होता है ये मांसल होता है, यानी कि मांस का बना होता है। ठीक है, खोखला होता है, यानी कि अंदर से कैसा होगा? खाली होगा। और इसके अलावा इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। तो हृदय मांसल होता है, खोखला होता है और कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, यदि अपन स्थिति की बात करें तो हमारा जो हृदय है वक्षगुहा में स्थित है, दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। इधर बायां हाथ है तो थोड़ा सा इधर किसका हुआ रहता है? ठीक है ना। तो हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है और इसका जो आकार है वो हमारी बंद मुट्ठी के जितना होता है। जितनी हमारी बंद मुट्ठी का आकार होता है लगभग इतना ही क्या होता है? हृदय का आकार होता है। अब देखिए, जो हृदय होता है वो 2 भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। कितनी भित्तियों से, कितनी दीवारों से घिरा हुआ रहता है? ये 2 भित्तियों से घिरा हुआ रहता है। एक तो होती है साहब बाहरी दीवार और एक होती है आंतरिक दीवार। बाहरी दीवार को पेरिकार्डियम, बाहरी दीवार को पेरिकार्डियम या हृदय आवरण बोला जाता है। बाहरी दीवार को पेरिकार्डियम या हृदय आवरण बोला जाता है और आंतरिक जो दीवार होती है उसे अपन बोलते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। ठीक है, तो चित्र में देखते हैं एक बार। देखो, ये तो हृदय की बाहरी वाली दीवार है, ये जो है, तो ये जो बाहरी दीवार है इसे तो अपन क्या बोल देंगे? पेरिकार्डियम, या फिर एक नाम और दिया हुआ इसका, हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हृदय आवरण बोलते हैं। और ये जो अंदर वाली दीवार है जो हृदय से चिपकी हुई रहती है, ये अंदर वाली जो दीवार है ये किससे चिपकी हुई है? हृदय से चिपकी हुई है। तो इसे क्या बोला जाता है? एपिकार्डियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको एपिकार्डियम बोला जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में रिक्त स्थान उपस्थित है, एक अवकाश उपस्थित है। तो ये जो अवकाश होता है किसके बीच में? एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में। तो जो अवकाश होगा उस अवकाश को अपन क्या बोलते हैं? हृदय आवरणी गुहा। क्या बोलेंगे इस अवकाश को? हृदय आवरणी गुहा बोलेंगे। तो यहां पर एक अवकाश है, इस अवकाश को क्या बोल देंगे? हृदय आवरण गुहा बोल देंगे। और ये जो हृदय आवरणी गुहा है
इसके अंदर एक तरल भरा हुआ रहता है, उस तरल को अपन बोलते हैं हद्यावरणीय द्रव। क्या बोलेंगे उसको? हद्यावरणीय द्रव। तो देखिए एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच में अवकाश, और इस अवकाश के अंदर एक द्रव भरा हुआ है, और उस द्रव को अपन ने क्या नाम दिया है? हद्यावरणीय द्रव नाम दिया है। तो इसके बीच में ये द्रव अपन दिखा देते हैं, और इस द्रव को आप क्या नाम दे दोगे? हद्यावरणीय द्रव। ठीक है, तो यहां पर बीच के अंदर क्या भरा हुआ है? हद्यावरणीय द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? हद्यावरणीय द्रव भरा हुआ है। तो देखो हद्यावरणीय द्रव क्या करता है कि हृदय पर बाहर से कोई चोट लगती है तो वो चोट किसके ऊपर पड़ेगी? पेरिकार्डियम के ऊपर पड़ेगी। तो बाहर से चोट लगी तो पेरिकार्डियम के ऊपर पड़ेगी वो चोट, और फिर वो चोट किसके पास में पहुंचेगी? हद्यावरणीय द्रव के पास में। तो हद्यावरणीय द्रव तो लचीला है, तो ये चोट को यहीं पर सहन कर लेता है, और एपिकार्डियम जो हृदय का अंदर वाला भाग है वहां पर चोट को नहीं पहुंचने देता है। तो अपन सीधी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि जो हद्यावरणीय द्रव होता है वो क्या करता है? हृदय की बाहरी चोटों से या बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। हृदय की बाहरी जो चोट है या आघात है उससे क्या करेगा? ये सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन? हद्यावरणीय द्रव। ठीक है, तो ये तो हो गई बाहर की बात कि बाहर से हृदय कैसा है, क्या क्या चीजें हैं। अब इसके अंदर अपन घुसते हैं, तो देखिए जब आप अंदर घुसोगे इसको तो आपको हृदय को काटना पड़ेगा, आधा हिस्सा इसका काटना पड़ेगा। जैसे अपन टमाटर को 2 भागों में बांटते हैं ना, तो कुछ इसी तरीके से आपको हृदय को भी क्या करना पड़ेगा? 2 भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 2 भागों में बांटोगे तो उसके अंदर वाले जो भी हिस्से हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो देखिए भाई, हृदय जो होता है उसके अंदर की ओर 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। एक कोष्ठ तो ये है, एक कोष्ठ ये है, एक कोष्ठ ये है, और एक कोष्ठ क्या है? ये है। तो इस तरीके से कितने कोष्ठ हो गए? ये 4 कोष्ठ हो गए। तो ऊपर वाले दोनों कोष्ठ जो है उनको तो बोला जाता आलिंद, और नीचे वाले दोनों कोष्ठों को बोला जाता नीले। ये दोनों आलिंद है और ये दोनों क्या है? नीले है। तो ध्यान देना, हृदय की संरचना हो या शरीर की कोई सी भी संरचना, उसको हमेशा इस तरीके से पढ़ना है कि अपन ऐसे घूम करके जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमारा जिस तरफ दायां हाथ है उधर तो कौन सा हिस्सा होगा? बायां हिस्सा होगा, और जिधर बायां हिस्सा है उधर कौन सा माना जाएगा? दायां माना जाएगा। तो देखो इधर मेरा दायां हाथ, आपका भी दायां ही है, तो ये जो दायां भाग है इस तरफ हृदय का कौन सा भाग होगा? बायां। तो इसे तो आप बोल देंगे बायां आलिंद, बायां आलिंद। ठीक है, और ये इस तरफ है तो इसे अपन बोल देंगे दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, नीचे वाले दोनों को क्या बोला जाता है? नीले बोला जाता है। तो ये कोष्ठ तो आपका हो जाएगा बायां नीले, और ये क्या हो जाएगा? दायां दायां आलिंद, दायां आलिंद, नीले, दायां नीले। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले दोनों कोष्ठ क्या है? आलिंद है। ये बायां आलिंद हो गया और ये दायां आलिंद हो गया। नीचे वाले दोनों कोष्ठ क्या नीले हैं, तो ये बायां नीले हो गया और ये दायां नीले हो गया। इधर वाले दोनों हिस्से अपन ने दाएं बता दिए हैं, और इधर वाले दोनों हिस्से क्या बता दिए हैं? बाएं बता दिए हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है, इन दोनों के बीच में पट्ट होता है, और वो पट्ट क्या करता है? बायां आलिंद और दायां आलिंद जो है उसको अलग करे हुए रहता है। तो उस पट्ट को क्या बोला जाता है? देखिए जैसे यहां पर ये पट्ट आपको नजर आ रहा है, तो ये पट्ट कहलाता है अंतर आलिंद पट्ट, अंतर आलिंद पट्ट। ठीक है,
ये वाली संरचना। इसी तरीके से दोनों नीले हैं, बायां नीले और दायां नीले, इन दोनों के बीच में भी एक पट्ट होता है और इस पट्ट को अपन बोलते हैं अंतर नीले पट्ट। क्या बोला जाता है? अंतर नीले पट्ट। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है कि ऊपर वाले दोनों कोष्ठ आलिंद है और नीचे वाले दोनों कोष्ठ क्या है? नीले हैं। तो इनके बीच में भी यदि देखा जाए तो एक पट्ट पाया जाता है जिसे बोला जाता आलिंद नीले पट्ट। आलिंद नीले पट्ट। ठीक है भाई। देखो क्या हो यहां पर कि आपका दायां आलिंद है और दायां नीले है। दायां आलिंद और दायां नीले, इन दोनों के बीच में भी एक पट्ट होगा, यहां पर एक पर्दा पाया जाएगा जिसे क्या बोलेंगे? आलिंद नीले पट्ट बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार बायां आलिंद और बायां नीले, इसके बीच में भी यहां पर एक पट्ट पाया जाएगा और उसी पट्ट को अपन क्या बोलेंगे? आलिंद नीले पट्ट बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना, आलिंद और नीले के बीच में जो पट्ट होता है उस पट्ट में एक छोटा सा छिद्र होता है। जैसा आपको दिख रहा है कि ये बायां आलिंद और बायां नीले है, तो यहां पर पट्ट है तो सही, लेकिन बीच में एक छिद्र है ये। ठीक है, ये छिद्र आपको नजर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार दायां आलिंद और दायां नीले हैं, इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा छिद्र उपस्थित। पट्ट तो है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र उपस्थित है। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक आलिंद, चाहे वो दायां आलिंद हो या बायां आलिंद हो, अपनी तरफ के नीले से एक छिद्र के द्वारा क्या होता है? संबंधित होता है। बायां आलिंद बाएं नीले से संबंधित होगा, दायां आलिंद दाएं नीले से संबंधित होगा, तो एक छिद्र के द्वारा संबंधित होगा। और इन छिद्रों के अंदर क्या होते हैं कि कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कपाट है वो कौन से होते हैं? तो ध्यान देना, दायां आलिंद और दायां नीले जो है, इसके बीच में जो यहां पर कपाट होगा, उन कपाटों को अपन बोलते हैं त्रिदल आलिंद नीले कपाट। त्रिदल आलिंद नीले कपाट। ठीक है, अभी समझाएंगे इसको आगे। दूसरा देखो, बायां आलिंद और बायां नीले, इसके बीच में जो छिद्र है इसमें भी एक कपाट पाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं द्विदल आलिंद नीले कपाट। द्विदल आलिंद नीले कपाट। तो ध्यान दो भाई, आलिंद नीले पट्ट में जो छिद्र उपस्थित है उस छिद्र के अंदर कपाट है और उस कपाट को अपन बोल सकते हैं आलिंद नीले कपाट। आलिंद नीले कपाट या एंट्रियो वेसिकुलर वाल्व। ठीक है, एंट्रियो वेसिकुलर वाल्व या आलिंद नीले कपाट। अब वास्तव में ये क्या है? दो है। ठीक है, एक तो अपन ने बताया दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच का, जिसको अपन ने बोला त्रिदल कपाट। तो इसका पूरा नाम यदि आप चाहें तो ऐसे लिखेंगे, त्रिदल आलिंद नीले कपाट। त्रिदल आलिंद नीले कपाट, दल की जगह आप वलन भी बोल सकते हैं। त्रिवलन आलिंद नीले कपाट या त्रिदल आलिंद नीले कपाट, अंग्रेजी में भी इसका नाम है ट्राइकोस्पिड एट्रियो वेसिकुलर वाल्व। ये किसके बीच में उपस्थित है? दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में उपस्थित है ये कपाट। तो दूसरा कपाट जिसे अपन ने द्विदल कपाट बोला, बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में बोला है,
तो वास्तव में इसका भी जो पूरा नाम है वो ऐसे अपन लिखेंगे, द्विदल आलिंद नीले कपाट। अंग्रेजी में बोले तो इसको बोला जाता है बाइकॉस्पिड। एंट्रियो वैस्कुलर वाल्व, या एक नाम और दिया हुआ इसका माइट्रल वाल्व। ठीक है, तो ये जो वाल्व है द्विदल आलिंद नीले कपाट या बाइकॉस्पिड एंट्रियोवैस्कुलर वाल्व या माइट्रल वाल्व, ये कहां पर स्थित है? बायां आलिंद और बायां नीले है उसके बीच का जो छिद्र है वहां पर ये कपाट उपस्थित है। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों कपाट है, इसको अपन दोबारा समझेंगे। अभी दोबारा ध्यान से सुनना पूरी बात को, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले हमने बताया कि जो हृदय होता है वो हृदय पेशी से निर्मित होता है। हृदय मांसल संरचना होती है, खोखला होता है और कलर इसका कैसा होता है? लाल होता है। अब इसके बाद में अपन ने बताया है कि हृदय जो होता है बाहर से दो भित्तियों के द्वारा, दो दीवारों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसकी बाहरी दीवार को पेरिकार्डियम या हृदय आवरण बोला जाता है और इसकी जो आंतरिक दीवार है उसको क्या बोला जाता है? एपिकार्डियम बोला जाता है। तो ये जो बाहरी दीवार है ये पेरिकार्डियम हो गई और ये आंतरिक दीवार क्या हो गई? एपिकार्डियम हो गई। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम है इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान था और उस रिक्त स्थान को अपन ने क्या बोल दिया? हृदय आवरणी गुहा बोल दिया। और उस हृदय आवरणी गुहा के अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है और उसी द्रव को अपन ने क्या नाम दिया है? हृदय आवरणी द्रव नाम दिया है। तो यह आ गया आपका इन दोनों के बीच में हृदय आवरणी द्रव। और यह हृदय आवरणी द्रव क्या करता है? हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। हृदय आवरणी द्रव क्या करता है? हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन क्या करें? हृदय की स्थिति बताए। तो हृदय की स्थिति में अपन ने ये कहा है कि जो हृदय होता है दोनों फेफड़ों के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है और इसका जो आकार होता है ये हमारी बंद मुट्ठी के जितना होता है। इसके बाद में अपन ने क्या किया कि हृदय को काटा, इसकी आंतरिक संरचना को देखने के लिए जिस टमाटर को बीच में से दो भागों में बांट देते हैं अपन चाकू से काट करके, ठीक इसी तरीके से हृदय को दो भागों में अपन बांटेंगे तो उसके अंदर जो भी संरचना है, क्योंकि अंदर से खोखला है तो अंदर जो भी खोखला भाग है वो अपने को क्या आने लग जाएगा? नजर आने लग जाएगा। तो जैसे ही अपन ने काटा इसको तो अपन ने क्या देखा भाई? हृदय के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ कौन कौन से हैं? ऊपर वाले दोनों कोष्ठ को अपन ने नाम दिया है आलिंद। ऊपर वाले दोनों कोष्ठों को अपन ने क्या नाम दिया है? आलिंद नाम दिया है। तो 2 आलिंद हो गए, एक तो दायां आलिंद हो गया और दूसरा बायां आलिंद हो गया। नीचे वाले दोनों कोष्ठों को अपन ने नाम दिया है नीले। तो एक तो दायां नीले हो गया और एक हो गया साहब आपके पास में बायां नीले। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 कोष्ठ हो गए। फिर अपन ने क्या कहा कि दोनों जो आलिंद है उन दोनों के बीच में एक पेशीय पट्ट पाया जाता है और उस पट्ट को क्या बोला जाता? अंतर आलिंद पट्ट बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार दोनों नीलियों के बीच में भी एक पट्ट पाया जाता है और उस पट्ट को क्या बोला जाता है? अंतर नीले पट्ट बोला जाता है। फिर इसके बाद में अपन ने क्या कहा है भाई? जो आलिंद और नीले हैं उनके बीच में भी एक पट्ट होता है और उस पट्ट को क्या बोलते हैं? आलिंद नीले पट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस पट्ट को आलिंद नीले पट्ट बोलते हैं। लेकिन प्रत्येक आलिंद अपनी तरफ के नीले से, प्रत्येक आलिंद अपनी तरफ के नीले से एक छिद्र के द्वारा संबंधित होता है और उस छिद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाल्व या कपाट पाए जाते हैं। तो वो जो वाल्व या कपाट है आलिंद और नीले के बीच में, उसे अपन ने नाम दिया है आलिंद नीले कपाट या एट्रियोवेसिकुलर वाल्व। क्या नाम दिया है? आलिंद नीले कपाट या एट्रियोवेसिकुलर वाल्व। तो ये वाल्व भी 2 तरीके के हैं। जो दायां आलिंद और दायां नीले हैं उसके बीच में जो कपाट है उसे तो अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? त्रिदल कपाट। यदि आप पूरा नाम देना चाहें तो त्रिदल आलिंद नीले कपाट बोलते हैं। अंग्रेजी में ट्राइकोस्पिड एट्रियोवेसिकुलर वाल्व इनको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, दल की जगह आप वलन भी बोल सकते हो, इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं है। त्रिदल की जगह आप त्रिवलन बोल सकते हो, ऐसे ही यहां पर द्विदल की जगह द्विवलन बोल सकते हो। ठीक है,
बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट है उसका नाम अपन ने यहां पर क्या दिया है, द्विदल कपाट नाम दिया है। हालांकि पूरा नाम अपन देना चाहे तो ऐसे दे सकते हैं, द्विदल आलिंद नीले कपाट या बाइकोस्पिड एट्रियो वेसिकुलर वाल्व या माइट्रल वाल्व इसको बोला गया है। ठीक है, तो यहां तक बातें अपने क्लियर हो गई है। अब अपन थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपके पास में यह है त्रिदल कपाट जो किस किस के बीच में है, जो दायां आलिंद और दायां नीले है उसके बीच में है। तो वास्तव में देखो क्या चीज है ये, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है वाल्व, ठीक है, ऊपर की तरफ तो क्या है दायां आलिंद है और नीचे की तरफ का जो कोष्ठ है वो क्या है दायां नीले है। तो जो वाल्व है दोनों के बीच का वो कुछ इस तरीके से है, एक पर्दा तो इसमें ये होता है वाल्व में, एक पर्दा ये होता है, ठीक है, और एक पर्दा ये नीचे वाला होता है। तो इसके अंदर ये तीन दल होते हैं या तीन वलन होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, त्रिदल कपाट बोला जाता है, त्रिवलन कपाट बोला जाता है, ट्राइकोस्पिड वाल्व इसको बोला जाता है। तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ये वाल्व है ना, ये इधर वाला जो हिस्सा है वो आलिंद है और इधर वाला हिस्सा जो है नीले है, कुछ इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा आलिंद और नीचे वाला हिस्सा क्या है नीले है। तो इसमें से ऊपर से रक्त ऐसे आ सकता है, ऊपर से रक्त क्या होता है ऐसे इसके अंदर आ सकता है, जा सकता है ऐसे। लेकिन यदि अपन चाहें भाई रक्त वापस उल्टी दिशा में आ जाए तो ये रक्त उल्टी दिशा में आ नहीं पाता है, ये वाल्व यहीं से क्या हो जाते हैं ऐसे बंद हो जाते हैं, रक्त को विपरीत दिशा में आने से रोक देते हैं। लेकिन यदि रक्त ऐसे जाना चाहे तो वो क्या हो सकता है जा सकता है, लेकिन इसको वापस उल्टा आने की अनुमति नहीं है। ये वाल्व यहीं से क्या हो जाता है, जैसे रक्त उल्टा आने लगता है तो ये वाल्व क्या हो जाता है यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज अपन देखें तो बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में कौन सा कपाट है, द्विदल कपाट है। तो देखो इधर का हिस्सा आप, ये इधर बायां आलिंद है और इधर बायां नीले, कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर बायां आलिंद है और नीचे की तरफ क्या है बायां नीले है। तो इसमें द्विदल कपाट है, यानी कि इस कपाट में दो दल है, एक तो ये वाला दल ऊपर वाला दल और दूसरा ये नीचे वाला दल। ठीक है, तो अब देखो इसमें से रक्त क्या होता है कि इस तरीके से जा सकता है, रक्त ऐसे जा तो सकता है, लेकिन इसको वापस उल्टी दिशा में लौट करके आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जब ये लौट करके आएगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, रक्त को विपरीत दिशा में आने से क्या कर देगा रोक देगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रही है आपके। जो त्रिदल कपाट या ट्राइकोस्पिड कपाट है उसके अंदर तो ये तीन दल होते हैं और ये क्या होता है कि आलिंद से नीले की ओर खुलता है, नीले से वापस आलिंद में यदि रक्त जाने की कोशिश करे तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो बायां आलिंद और बायां नीले है उसके बीच में ये द्विदल कपाट है, इसमें दो दल है, ये दो वलन है ये। तो इसमें से होकर के रक्त ऐसे जा तो सकता है, लेकिन क्या ये रक्त वापस लौट करके आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर देंगे इसको यहीं पर बंद कर देंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे ये और रक्त विपरीत दिशा में जाने से क्या हो जाएगा रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अब कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये डायग्राम था कि जैसे ये तो दायां भाग है तो ऊपर की तरफ तो इसमें क्या है दायां आलिंद और नीचे की तरफ दायां नीले हैं, और ऐसे ही इसमें ऊपर की तरफ बायां आलिंद और नीचे की तरफ क्या है जो बायां नीले है वो उपस्थित है। तो आपके द्विदल और त्रिदल कपाट वाला मामला समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये भी बात समझ में आ गई कि ये कपाट क्या करते हैं, आलिंद से नीले में रक्त आने देते हैं, आलिंद से नीले में रक्त आने देते हैं, लेकिन नीले से वापस आलिंद में रक्त नहीं जाने देते हैं। यानी कि रक्त के प्रवाह की दिशा में इस हृदय में दिखाऊं तो ऐसे होता है साहब, रक्त ऐसे आएगा, रक्त ऐसे ऐसे घूम करके इस नली से होते हुए बाहर निकलेगा, ऐसे जाएगा रक्त। ठीक है, इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसमें इन दोनों नलियों से रक्त आएगा। ठीक है, ऐसा आता आएगा रक्त और इस वाल्व में से होते हुए इस कोष्ठ में आएगा और फिर इस नली के द्वारा क्या होगा वो रक्त वापस बाहर जाएगा। ठीक है, तो इन नलियों की बात, इन नलियों के नाम मैं आपको आज तो बता देता हूं, बाकी शेष बात क्या है इन नलियों के बारे में अपन जो हृदय की क्रियाविधि पढ़ेंगे उसके अंदर करेंगे। तो आप पहले ऐसा कर लें कि इतना डायग्राम को नोट करें पॉज करके वीडियो को, उसके बाद में मैं इन नलियों के नाम आपको बता रहा हूं वो आप नोट कर लेना।
ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक, अब मैं आगे बताता हूं आपको। देखिए, ये दोनों जो नलियां हैं फेफड़ों से आती है, एक तो दायां फेफड़े से आती है और बाएं फेफड़े से आती है, और ये हृदय के अंदर रक्त लेकर के आती है। तो इनको नाम दिया गया है फुफ्फुसीय सिरा। क्या नाम है इनका? फुफ्फुसीय सिरा। ये फेफड़ों से रक्त को हृदय में लाती है। ऐसी कोई सी भी वाहिनी जो अन्य अंगों से हृदय में रक्त को लाए वो सिरा ही कहलाती है। तो ये फेफड़ों से रक्त को हृदय में लाती है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? फुफ्फुसीय सिरा। क्योंकि फेफड़े का एक दूसरा नाम और होता है फुफ्फुस, तो इसका नाम क्या हो गया? फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, ये वाहिनी जो निकल, देखो ऐसे रक्त आ रहा है और इस वाहिनी से निकलता है। ये जो वाहिनियां है ऐसे निकल रही है, ये वाहिनी इस दूसरी वाहिनी के नीचे से होकर के निकल रही, तो ऐसे है ये वाहिनी। तो ये जो वाहिनी है इससे अपन नाम देते हैं महाधमनी। महाधमनी है ये, हृदय से रक्त को दूर लेकर के जाती है, अन्य अंगों तक लेकर के जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर ये दोनों वाहिनियां हृदय के इस वाले भाग में आकर के खुल रही है, तो ये दोनों वास्तव में क्या है? महाशिराएं हैं। ये क्या है? ये महाशिरा। ये क्या करती है? शरीर के जितने भी अंग है वहां से रक्त को एकत्रित करती है, और एकत्रित करके हृदय का जो दायां आलिंद वाला भाग है उसमें ला करके डालती है। तो ऐसी कोई सी भी रक्तवाहिनियां जो रक्त को अन्य अंगों से हृदय में लाए वो सिराएं कहलाती है। तो शरीर के अंदर दो बड़ी महाशिराएं हैं, क्योंकि हृदय बीच में स्थित है। तो एक सिरा, तो एक महाशिरा तो शरीर के ऊपर वाले हिस्से से आती है और एक नीचे वाले हिस्से से आती है, और दोनों आकर के किसमें खुलती है? जो दायां आलिंद उसमें आकर के खुलती है। तो सारे शरीर से जितना भी रक्त होता है उसको यहाँ ला करके डालती है। इससे रक्त कहाँ आएगा? दाएं नीले में आ जाएगा, और दाएं नीले से ये वाहिनी निकल रही है फिर, और ये वाहिनी क्या करती है? इस रक्त को क्या करती है? फेफड़ों में लेकर के जाती है। तो कोई भी वाहिनी हो जो हृदय से रक्त को अन्य अंगों तक लेकर के जाती है वो क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। तो ये फेफड़ों के पास में रक्त को ले जाती है, तो इनको अपन नाम दे देते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम दे देते हैं इसको? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, ये भी फुफ्फुसीय धमनी है, ये भी फुफ्फुसीय धमनी है। एक तो दाएं फेफड़े के पास में जाती है और एक बाएं फेफड़े के पास में जाती है, तो दो फुफ्फुसीय धमनियां ही है। ठीक है, तो देखो ये दो तो फुफ्फुसीय सिराएं हैं जो वही दाएं और बाएं फेफड़े से आती है, और ये दो फुफ्फुसीय धमनियां हैं जो कहाँ जाती है? दाएं और बाएं फेफड़े के पास में जाती है। ठीक है, ये महाधमनी है, ये वाली महाधमनी है जो कि शरीर के अंदर जाएगी। तो वास्तव में क्या होता है कि ऐसे पीछे से, हृदय के पीछे से घूम करके ये शरीर का नीचे वाला हिस्सा उसमें भी जाती है, और इसी से एक शाखा और निकलती है जो शरीर का जो ऊपर वाला हिस्सा उसके अंदर जाती है। ठीक है, ये महाशिरा है, दो महाशिराएं, एक शरीर के नीचे वाले हिस्से से आएगी और एक ऊपर वाले हिस्से से आएगी, और वहां पर जितना भी रक्त है उन सबको यहाँ पर लेकर के आएगी। तो देखिए हृदय का ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है ये आप अच्छे से बनाना और इसको अच्छे से याद करना, और अच्छे से याद करने के बाद में आपको क्या करना, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो समझाएंगे आपको कल। तो अगला जो वीडियो आएगा इस हृदय की जो कार्य प्रणाली है या पूरा जो परिसंचरण तंत्र, देखो परिसंचरण तंत्र में 3 घटक पढ़ा अपन ने, रक्त, रक्तवाहिनियां और हृदय। तो परिसंचरण तंत्र की कार्य प्रणाली में अपन ये बात पढ़ेंगे कि ये तीनों घटक आपस में मिलकर के किस तरीके से पदार्थों के परिवहन में मदद करते हैं। तो उसके लिए अपने को ये ढंग से ध्यान होना चाहिए कि हृदय जो होता है वो होता कैसे है, वहां पर कौन सा भाग क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, तो चित्र तो आप बना लेना और चित्र का नाम भी आप नीचे दे देवे। चित्र किसका? ये चित्र हृदय की संरचना, हृदय की संरचना। ठीक है, तो चित्र को अच्छे से तैयार करो और उसके बाद में ही अपन कार्य प्रणाली को अच्छे से समझ पाएंगे। तो नोट कर लेना इन सब बातों को। आज कल का वीडियो परिसंचरण तंत्र के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए।